हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। मैं स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। मेरा नाम है दीपक कुमार झा और आपका स्वागत है मेरे चैनल द मैक हब पे। दोस्तों, अभी तक हमने पॉलिटी की 7 पार्ट्स को कवर कर लिया है और ये हम थर्ड टॉपिक इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सेंटर स्टेट रिलेशंस का। और इस थर्ड टॉपिक में जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो रिलेटेड है 7th शेड्यूल से। ठीक है, 7th शेड्यूल चर्चा में पहले भी रहा है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। ये क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 7th शेड्यूल क्यों न्यूज में रहा है। ठीक है, तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है जिसके चेयरमैन है मिस्टर एन.के. सिंह, आपको पता होगा एन.के. सिंह जो है इस समय, श्री एन.के. सिंह इस समय चेयरमैन है किसके? 15th फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, उन्होंने बोला है कि फिलहाल जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस के खतरे चल रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा है कि हमें जो जो पावर दी जाती हैं, आपको पता है 7th शेड्यूल में कुछ पावर्स अलॉटेड हैं यूनियन को, मतलब सेंटर को, जिस पे लॉ बनाने का अधिकार किसको होता है? पार्लियामेंट को। कुछ सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का अधिकार किसको है? स्टेट को। किसको है? स्टेट को। और कुछ सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का अधिकार किसको होता है? दोनों को, यूनियन को भी और स्टेट को भी। लेकिन यदि मेरे दोस्त यूनियन और स्टेट दोनों ने किसी एक सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया तो फिर उस केस में जो सब्जेक्ट पे लॉ यूनियन का होगा वो जो लॉ है वो प्रिवेल कर जाएगा। इसका मतलब कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो जिस पे लॉ दोनों बना सकते हैं, उस पे यदि दोनों ने लॉ बना दिया तो फिर यूनियन के लॉ को ज्यादा मान्यता मिलेगी। क्लियर है? तो ध्यान रहे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर दोनों को अधिकार दिया गया है संविधान में लॉ बनाने का। कहां मिले ये अधिकार? ये अधिकार मिले हैं 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के। क्लियर? तो जो फाइनेंस कमीशन के 15वें फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है मिस्टर एन.के. सिंह, इन्होंने बोला है कि एक थॉरो रिव्यू करने की जरूरत है इन सब्जेक्ट के ऊपर। इन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का जो अधिकार मिला है, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर एक थॉरो रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, दुनिया के हालात बदल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो पेंडेमिक है, जैसे कोविड पेंडेमिक है, इसकी वजह से दुनिया काफी हद तक ट्रेंड दुनिया में रहन सहन का, जीने का, है ना, पावर्स को इंप्लीमेंट करने का और उसे एंजॉय करने का ट्रेंड बदल रहा है। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि जितनी भी पावर्स अलॉट की गई हैं, इन तीनों के तीनों अलग अलग कैटेगरीज में इनको रिव्यू करने की जरूरत है। आइए 7th शेड्यूल के बारे में कुछ जरा जान लें डेप्थ में। तो 7th शेड्यूल जो है, इसमें जो पावर्स की बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। सेंटर बोले तो यूनियन, है ना, और यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट होंगे उस पर पावर बनाने का अधिकार किसको है? संसद को, पार्लियामेंट को। और जबकि स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट हैं उस पर ये लॉ बनाने का अधिकार किसको है? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, तो आर्टिकल 246 जो है ना हमारे संविधान का, ये पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को, कि वो अपने अपने रेस्पेक्टिव जो लिस्ट है ना उनके सब्जेक्ट्स में क्या बना सकें? लॉ बना सकें। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए यहां पर क्या है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं उस पे तो लॉ कौन बनाएगा? यूनियन। और जो लोकल कंसर्न की चीजें हैं उस पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। क्लियर दोस्तों? एंट्री का मतलब है वो सब्जेक्ट जिस पे लॉ बनाया जाए। एंट्री का मतलब हो गया पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिस पे लॉ बनाया जाएगा। हर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंट्री के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो उस पे लॉ बनाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, सरकारिया कमीशन। आपको पता है दोस्तों, सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन होगा। ठीक है, तो उसमें यह बोला गया था कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, याद रखना सरकारिया कमीशन ने यह बात बोली थी, है ना, जो मैंने आपको बोला था ना, एक लिस्ट ऐसी है जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का अधिकार दोनों को है, यूनियन को भी और स्टेट को भी। लेकिन यदि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे दोनों ने लॉ बना दिया तो फिर यूनियन का बनाया गया लॉ ज्यादा मान्यता होगा, यूनियन के द्वारा बनाए गए लॉ की मान्यता ज्यादा होगी। तो कॉन्करेंट लिस्ट में, है ना, नेशनल लेवल वाला भी लॉ बना सकता है और लोकल वाला भी, मतलब किसी का एक छत्र राज नहीं चलेगा, दोनों के पास अधिकार है लॉ बनाने का। लेकिन चलेगी फाइनली किसकी? यदि लॉ दोनों ने बना दिया तो चलेगी नेशनल की, मतलब यूनियन की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट की प्रक्रिया है, ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है हमारे 7 शेड्यूल में संविधान के, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक मतलब इसके पीछे क्या रैशनल है, क्या तर्क रहा होगा हमारे संविधान कर्ताओं का, संविधान बनाने वालों का क्या तर्क रहा होगा? आपको पता है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी? सन 9 दिसंबर सन 1946 में। तो क्या तर्क रहा होगा संविधान बनाने वालों का उस समय पर कि आगे क्या हो सकता है इंडिया में? तो देखो, संविधान सभा वाले मेरे ख्याल से दूरदर्शी थे, क्योंकि उन्हें पता था आगे जाके इंडिया में स्टेट्स और यूनियन के बीच में खतरा पैदा हो सकता है कुछ चीजों को लेकर, और यदि स्टेट खींचातानी ज्यादा हुई स्टेट और सेंटर के बीच में, तो स्टेट्स भारत से अलग होने की भी कोशिश कर सकते हैं और भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। इसीलिए कुछ मैटर्स ऐसे रखे गए जो कि लोकल इंपॉर्टेंस के थे और जिस पे सेंटर को, बोले तो यूनियन को, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसकी पावर किसको दे देनी चाहिए? स्टेट्स को दे देनी चाहिए। तो भारत की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी था कि आप स्टेट को भी कुछ केसेस में, कुछ सब्जेक्ट्स में कानून बनाने की पावर दी। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दोस्तों, आपको पता है फेडरलिज्म क्या होता है? जहां पर पूरे देश में ना सिर्फ सेंटर के द्वारा बल्कि स्टेट्स के द्वारा भी बराबर योगदान हो, मतलब स्टेट्स का भी उतना ही रोल हो देश के डेवलपमेंट में जितना सेंटर का। इसे बोलते हैं सहयोग। सहयोग मतलब कोऑपरेशन, कोऑपरेशन से, दोनों की कोऑपरेशन से देश का विकास होना, इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो भारत में यदि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना है तो स्टेट और यूनियन दोनों के पास अधिकार होने चाहिए अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का। नेक्स्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। दोस्तों, एक बात देखो, एक बात मेरे को बताओ, यदि मैं अपने घर में, मेरे पिताजी हैं, लेकिन पिताजी मुझे भी बोलते हैं कि बेटा अपनी भी कुछ राय दो, तुम्हारे पास भी अधिकार है कुछ चीजों में कि तुम भी हमें बता सकते हो कि पापा ये इस डिसीजन को ना ऐसे ना लेकर ऐसे लीजिए। समझ रहे हैं? इसका मतलब मेरे को खुशी होगी कि मेरे पापा कोई बड़ा डिसीजन लेने में मेरी मदद ले रहे हैं, इसका मतलब मेरा भी रोल है डिसीजन मेकिंग में। तो इससे क्या होता है, प्रोविंसेस को लगता है कि हमारे पास भी कुछ हद तक स्वायत्तता है। तो ऐसे ही स्टेट्स को भी कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का अधिकार है। इसका मतलब स्टेट्स भी तो कुछ हद तक ऑटोनॉमी एंजॉय कर रही हैं, जो स्टेट्स को अच्छा लगता है। इसे बोलते हैं प्रोविंसेस। प्रोविंसेस पहले स्टेट्स को ही बोला जाता था आजादी से पहले तक, लेकिन आजादी के बाद प्रोविंसेस को ही क्या बोलने लग गए हम? स्टेट्स बोलने लग गए। क्लियर है मेरे दोस्त? तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात। नेक्स्ट, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यार ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, देश का जो विकास होता है, देश की अर्थव्यवस्था जो बढ़ती है, इकोनॉमी जो बढ़ती है देश की, उसमें किसका योगदान होता है? अरे भैया, स्टेट्स से ही मिलकर तो देश बना है। स्टेट्स की जीडीपी से ही देश की जीडीपी है, स्टेट्स के विकास से ही देश का विकास है। तो दोस्तों एक बात बताओ, स्टेट्स को जब आप पावर नहीं दोगे तो देश के विकास में खतरा नहीं आ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा नहीं जाएगी। इसीलिए बैलेंस्ड, यदि देश का प्रोग्रेस चाहते हो तो यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर होनी चाहिए कुछ विषयों पे कानून बनाने की। नेक्स्ट, एनहांस रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। जब आप स्टेट्स को कुछ हद तक पावर बनाने का अधिकार देते हो तो उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। नहीं तो क्या होगा, मान लो कल को कुछ हो गया, ठीक है, कल को कोई लॉ बना दिया सेंटर ने और वो लॉ कामयाब नहीं हुआ, तो स्टेट क्या बोलेगी? हमने थोड़े ना बनाया था, ये लॉ तो आपने बनाया था, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप भुगतो। समझ रहे हैं आप बात? इसका मतलब स्टेट्स को भी जिम्मेदार बनाने के लिए उनको भी अधिकार दिया जाता है लॉ बनाने का, कि आप भी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाइए, जैसे हेल्थ पर, एजुकेशन पर, एग्रीकल्चर पर, ठीक है मेरे दोस्त। तो इन सब पे, फॉरेस्ट पर, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ तो चलो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे विषय होते हैं, पुलिस भी स्टेट लिस्ट में आती है, तो कुछ ऐसे विषय होते हैं मेरे दोस्त जिस पर लॉ बनाने का पूर्ण अधिकार किसको दे दिया जाता है? स्टेट को, ताकि उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी का एहसास हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये जो शेड्यूल है ना, 7 शेड्यूल जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें हमने क्या बोला है शुरुआत से ही 3 लिस्ट है और 3 लिस्ट में पावर का विभाजन किया गया है। तो सबसे पहली लिस्ट जो है मेरे दोस्त, उसे बोलते हैं लिस्ट 1, इसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, और इस पर इनके अंदर जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर पावर, उन पर लॉ बनाने का पूर्ण अधिकार किसका है? देश की संसद का, किसका? पार्लियामेंट का, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, मतलब जो विदेशी जो नीति होगी वो कौन तय करेगा? सेंटर से तय होगी, ठीक है, पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगा। नेक्स्ट, रेलवेज, बैंकिंग, ये सब नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, तो इस पर
जो पूरा अधिकार है वो किसका है? सिर्फ और सिर्फ सेंटर का, लॉ बनाने का। ठीक है, फिलहाल इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में जिसपे यूनियन पावर बना सकती, सॉरी जिसपे पार्लियामेंट हमारी लॉ बना सकती है? 100 लिस्ट हैं। कितनी है मेरे दोस्त? 100 सब्जेक्ट हैं। पहले कितनी हुआ करती थी जब संविधान बना था? तो 97। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट नंबर 2 या फिर स्टेट लिस्ट, इस पर लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट की अपनी लेजिस्लेचर का है, स्टेट की विधानसभा का है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, बहुत सारी चीजें हैं मेरे दोस्त। समय समय पर जब आप न्यूज पढ़ते हैं तो समय समय पर कुछ चीजें जब न्यूज में रहती हैं तो पता किया करो कि ये स्टेट लिस्ट में इस पर लॉ बनाने का अधिकार किसका है? स्टेट का है, सेंटर का, या फिर दोनों बना सकती हैं? बोले तो थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों को लॉ बनाने का अधिकार है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, है ना, क्रिमिनल लॉ। याद रहे मेरे दोस्त, सिविल लॉ पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को है, लेकिन जब बात क्रिमिनल लॉ की आती है तो फिर इस पे दोनों बना सकते हैं, यूनियन को भी अधिकार है और स्टेट को भी। और यदि एक ही क्राइम के ऊपर दोनों ने लॉ बना दिया तो यूनियन द्वारा बनाया गया लॉ ज्यादा मान्यता प्राप्त होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो भारत के फेडरलिज्म में कहीं ना कहीं यूनिटरी नेचर आता है, मतलब थोड़ा टिल्ट किसकी तरफ है? सेंटर की तरफ। क्योंकि सेंटर की तरफ देखो 100 सब्जेक्ट तो पहले ही दे दिए गए हैं सेंटर को, है ना, लॉ बनाने के। साथ में ये 52 लिस्ट जो है इसमें अधिकार तो दोनों का है लॉ बनाने का, लेकिन इस 52 अलग अलग सब्जेक्ट्स में सेंटर का बनाया गया लॉ प्रिवेल कर जाएगा। इसका मतलब देखा जाए तो सेंटर का रुतबा थोड़ा ज्यादा है इंडिया के पर्टिकुलर सिस्टम में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। क्लियर? अब मेरे दोस्त एक चीज नोट कीजिए, जो स्टेट लिस्ट है उसमें आज की डेट में 61 सब्जेक्ट है, मतलब 61 ऐसे अलग अलग विषय हैं जिस पर स्टेट जो है वो लॉ बना सकती है। लेकिन पहले ये मेरे दोस्त 66 हुआ करता था। इसका मतलब स्टेट की पावर्स को कम कर दिया गया है। तो आप सोच रहे होंगे सर स्टेट की पावर को कम करने का अधिकार किसके पास है? यार ये अमेंडमेंट के थ्रू होगा, और अमेंडमेंट का अधिकार किसके पास है? देश की संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। तो सर कोई ऐसी सरकार रही होगी जिसे बहुत चिढ़ मच रही होगी, है ना, जिसका स्टेट में रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा होगा, तो उसने स्टेट की पावर को छीन कर किसमें डाल दिया मेरे दोस्त? 5 उठाए यहां से सब्जेक्ट, और पांचों सब्जेक्ट किसके कहां ट्रांसफर कर दिए? कॉन्करेंट लिस्ट में। कहां ट्रांसफर कर दिए? कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, और आपको पता है कॉन्करेंट लिस्ट में एक बार सब्जेक्ट ट्रांसफर हो गया तो उस पे दोनों लॉ बना सकती हैं, लेकिन सेंटर का बनाया गया लॉ प्रिवेल कर जाएगा, है ना। इसका मतलब मेरे दोस्त 5 सब्जेक्ट जो यहां से उठे वो कहां पहुंचा दिए गए? यहां। कब हुआ ये, और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ? दोस्तों ये हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था मेरे दोस्तों? 1976 में, इमरजेंसी के समय। कौन लेकर आया था? इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई थी। इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी का फायदा उठाते हुए, ऑपोजिशन का मुंह बंद करते हुए देश में यह पारित कर दिया ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसको दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो बदलाव हुए थे ना संविधान में, जो चीजें ऐड हुई थी ना हमारी संविधान में, वो लाजवाब थी। मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है उसकी, बहुत सारी चीजें हुई थी। समय समय पर हम देखते रहेंगे क्या क्या बदलाव हुआ था। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए इस समय पर कि एक बदलाव उनमें से क्या था कि 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर दिए गए थे। कहां? हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में। इस 5 में से मैं आपको 3 सब्जेक्ट बताऊंगा, बाकी 2 आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। पहला है मेरे दोस्तों वेट्स एंड मेजर्स। क्या है? वेट्स एंड मेजर्स। इसका मतलब जो भी मापने की चीजें हैं, जैसे मीटर में कोई चीज नापते हैं ना हम, मीटर में, और वजन में मतलब जैसे किलोग्राम, ग्राम, इन सब पर जो कानून बनेगा वो पूरे देश में जाएगा। एक बात बताओ यार, ऐसा तो नहीं है कि किलोग्राम का बट्टा सिर्फ दिल्ली तक है सीमित है, या हिमाचल तक ही सीमित है, या बिहार तक ही सीमित है, पूरे देश में जाएगा वो तो। इसका मतलब वेट हो, चाहे किसी चीज को नापने का साधन हो, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार कहां ट्रांसफर कर दिया गया मेरे दोस्त? कॉन्करेंट लिस्ट में। किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स। और तीसरा फॉरेस्ट, है ना, तीसरा फॉरेस्ट। आप बोलोगे सर आप तो स्मार्ट हो, 2 तो आपने यहीं से ले लिए। बिल्कुल, आपको बाकी तो बताने हैं कमेंट सेक्शन में, 5 पता होनी चाहिए आपको, जो ट्रांसफर किए गए थे कब? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन से। किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है बोरोइंग पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि बोरो मतलब क्या होता है यार? कर्ज लेना। तो जो राज्य सरकार है उसको जो कर्ज लेना चाहिए उसके पावर्स में कुछ चेंज किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पावर है कि वो कर्ज ले सकता है बाहर से? तो देखो आपको पता होना चाहिए, एफआरबीएम एक्ट के तहत, एफआरबीएम एक्ट कब आया था मेरे दोस्त?
2003 में आया था। एफआरबीएम में क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। अभी आएगा आगे, टेंशन मत लो। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल क्या होता है मेरे दोस्त, पैसे से रिलेटेड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप जिम्मेदारी लेते हो, इसका मतलब पैसे की जिम्मेदारी एंड बजट मैनेजमेंट। आपको पता है आपके घर में भी एक बजट होता है, कहते हैं ना इस महीने का ये बजट है। आप अपनी श्रीमती को, यदि आप शादीशुदा हैं तो, और यदि आप नहीं है तो आप अपने पिताजी या माताजी को कहते हुए सुनते होंगे कि देखिए इस महीने का हमारा ये बजट है, अगले महीने का हमारा ये बजट है, और इसी बजट में हमें ये अपना सारा काम करना है। और यदि हमारे खर्चे बजट से बढ़ते भी हैं तो हम एक लिमिट कर देंगे। मतलब यदि मान लीजिए कि हमारे खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कमाई हुई 100 रुपए की, सैलरी है 100 रुपए, लेकिन मान लो खर्चा हो रहा है 100 से ज्यादा, तो ये होता है कि हम खर्चा यदि ज्यादा करेंगे भी ना तो मैक्सिमम करेंगे हम 3%। मतलब 100 रुपए का 3% 3 रुपया होता है। मतलब मैक्सिमम खर्चा कितना करेंगे, 103। मतलब 103 से यदि खर्चा ज्यादा हो भी रहा होगा ना तो हम कटौती करेंगे फिर चीजों पे, हम 2 टाइम का खाना कम खा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने कंफर्ट को थोड़ा कम करेंगे, लेकिन हम 103 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। इस तरीके से घर का जैसे बजट मान लो बन रहा है, ऐसे ही पूरे देश का बजट बनता है, ऐसे ही एक राज्य का बजट बनता है। और राज्य का बजट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये जो 3 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, लिमिट सेट कर रहे हो ना, पहले तो आपने लिमिट सेट की, क्योंकि लिमिट सेट करने का मतलब ये होता है कि आपको चुकाना भी तो है नहीं कर्जा आगे। सोचो यदि लिमिट सेट नहीं करोगे, खर्चा करते जाओगे तो कर्ज बढ़ता रहेगा, और जब आप पे कर्ज बढ़ता है ना तो आगे आपको कोई कर्ज नहीं देगा, क्योंकि कर्ज चुका नहीं पा रहे, आप बस कर्ज लेते जा रहे हो, कर्ज ओढ़ते जा रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी भाई सरकार तो 5 साल की ही थी, थक हार के जनता आपको इस गद्दी से हटा देगी। लेकिन जो अगली सरकार आएगी उसको तो दिखेगा मैं क्या विकास करूंगा, मैं क्या डेवलपमेंट करूंगा। पिछली सरकार ने तो पहले ही कर्ज के तले दबा दिया है हमारी राज्य को। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त। इसका मतलब यह हुआ कि एक लिमिट सेट करनी बहुत जरूरी है, लगाम लगानी बहुत जरूरी है स्टेट की जो बोरोइंग पावर होती है ना उसके ऊपर। और ये लगाम कौन लगाता है, इस एक्ट के थ्रू लगती है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेट, ठीक है, एक्ट ऑफ 2003। तो इसमें क्या था देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कितना परसेंट रखा था, एफआरबीएम एक्ट के तहत 3%। मतलब कोई भी स्टेट अपने पिछले साल की जो कमाई हुई है, पूरे साल की, आपको पता है पिछले पूरे साल की जो कमाई होती है उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो बीता हुआ है उसमें जो आपकी कमाई हुई है पूरे राज्य में, है ना, कमाई जो हुई है उसको बोलते हैं जीडीपी। क्या, सबका जो वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी स्टेट में प्रोड्यूस हुई है उसे बोलते हैं जीडीपी। अब देखो ये जीडीपी जो है ना, मान लो हुई 100 रुपए, मैंने क्या बोला 100 रुपए हुई है, तो आप ना अगले वर्ष जो खर्चा करने की सोचोगे ना, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया सेंटर की तरफ से, आप मैक्सिमम खर्चा कितना कर सकते हो अगले साल, 103 रुपया। मतलब आप लोन कितना ले सकते हो मैक्सिमम, 3 रुपया। मतलब 100 पिछले जीडीपी 100 रुपए का कितना मैक्सिमम लोन हुआ, ये 3 रुपए का लोन आपने लिया, मतलब 3%। इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि जो आपके गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष जो आपकी स्टेट में वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसका मैक्सिमम 3% ही आप अगले साल लोन के फॉर्म में ले सकते थे। लेकिन कोविड की सिचुएशन देखते हुए इतना खर्चा हो गया है स्टेट्स का, और कमाई के साधन बंद हो गए, है ना। कमाई के कई साधन होते हैं, टैक्स का साधन होता है जिसमें वैट आता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी जीएसटी आती है, जो जीएसटी गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट नहीं कर पाई। आपको पता होगा ना 2017 में गवर्नमेंट जीएसटी को लेकर आई। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन से संविधान संशोधन से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी को लाया गया था 2017 में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को यह वादा किया था कि 2017 से पहले आप लोगों की पूरे साल जितनी भी कमाई टैक्स के माध्यम से होती थी, कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जितनी भी कमाई आपकी 2017 से पहले हर वर्ष इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से होती थी, जीएसटी लाने के बाद यदि आपकी कमाई कम होती है उनसे, उस पिछले सालों के टैक्स से, तो जितना अंतर आएगा ना टैक्स में वो हम पे करेंगे आपको, मतलब हम कॉम्पेंसेट करेंगे, उसकी भरपाई हम करेंगे। किसने वादा किया था स्टेट्स को, सेंटर ने वादा किया था। क्या लाने के लिए, जीएसटी को लाने के लिए। स्टेट्स सारी सहमत हो गई, स्टेट्स ले आई जीएसटी, ठीक है, बहुत अच्छे। जीएसटी जब आया तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, कॉम्पेंसेशन स्टेट गवर्नमेंट को सरकार कर देती थी। लेकिन कोविड सिचुएशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई के जरिए बंद हो गए, लेकिन खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का बेतहाशा बढ़ गया।
और इससे क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट थे, जो कहां से सेट होता है, एफआरबीएम एक्ट से, कितना था, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैक्सिमम कितना कर्जा लेने का अधिकार है एफआरबीएम एक्ट के तहत, 3.3%, ये ब्रीच हो गया। और फिलहाल जो बजट में बताया गया था इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट हुई है देश की, वो सन 2020-21 में कितनी हो गई मेरे दोस्त, पता है ना आपको, 9% को क्रॉस कर गई थी, समथिंग अबाउट 9.5%। और अगले साल 2021-22 में ये टारगेट कितना सेट किया गया, कितना कर देंगे इसको घटाकर, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि 6.8% तक आ जाए। और 2025-26 तक कोशिश है कि इसको 4.6% या 4.5% के करीब लाया जाए, कुछ ऐसी है, 4.6%, ठीक है। तो दोस्तों देखो क्या हो रहा है कि 3.3% कोविड की वजह से जो ब्रीच हो गया ना हमारा टारगेट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 2025-26 तक एक लिमिट में फिर से लेकर आया जाए। तो जब सेंटर पे दबाव पड़ा, सेंटर जीएसटी को कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रही टाइमली, तो स्टेट के ऊपर भी तो दबाव पड़ेगा माय डियर। और जो स्टेट के ऊपर दबाव पड़ेगा वो सिर्फ जीएसटी के कॉम्पेंसेशन तक सीमित नहीं है, स्टेट को जो पेट्रोल से, डीजल से, शराब से, इन सब से जो टैक्स आता था, जो वैट आता था, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी अलग अलग कमाई के जरिए थे, सब बंद होने लग गए कोविड में। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन आने लग गया। जब फाइनेंशियल स्ट्रेन आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट ने दरख्वास्त की सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्लीज हमारा जो ये टारगेट, हमारा जो ये लिमिट है ना एफआरबीएम एक्ट के तहत कि हम 3% ही अपने पिछले जीडीपी का, पिछले साल के जीडीपी का मात्र 3% ही बोरो कर सकते हैं अगले साल, उसको बढ़ा दीजिए प्लीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरे दोस्तों ये तय किया है कि वो इसे बढ़ाकर कितना परसेंट कर देगी, 5%। मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वो अपने पिछले साल के जीडीपी का 5% मार्केट से बोरो कर सकती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अधिकार दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो 5% बोरो कर सकती है, इस 5% में से 1% जो है, मान लीजिए 5 रुपए बोरो करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें से जो 1 रुपया होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आपको कहीं इस्तेमाल करना है। कहां इस्तेमाल करना है मेरे दोस्त, ध्यान सुनना। इन 5% में से 1% का हिस्सा जाएगा इन 4 चीजों में। किन 4 चीजों में? इन 4 चीजों में क्या क्या है ये आइए देखते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में माइग्रेंट लेबर की समस्या पहले भी थी, लेकिन यह समस्या विश्व रूप में उजागर हो गई। भारत की यह समस्या विश्व ने देखा कब? जब कोविड आया। जब कोविड आया तो आपको पता है वैसे स्टेट्स जहां पर उतना ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, जैसे यूपी, बिहार, हालांकि पिछले 5-6 सालों में यूपी में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पेस चढ़ा है वो लाजवाब है, काबिल तारीफ है। ठीक है, हो सकता है एम्प्लॉयमेंट में उतना अच्छा कारगर काम ना हुआ हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोस्तों लाजवाब काम हुआ है। ठीक है, और इसकी सराहना हमें एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट यदि हम बनना चाहते हैं तो हर अच्छे काम की सराहना और हर ऐसे काम की आलोचना होनी चाहिए जो लगता है कि पब्लिक हित में नहीं है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इन पावर। ठीक है, चलिए, तो बिहार यूपी में क्या था कि पहले जो इतनी विकास नहीं था, अभी भी काफी जरूरत है विकास की, तो इससे लोग शिफ्ट होकर जॉब की तलाश में, अच्छे जीवन यापन, अच्छे लाइफस्टाइल की तलाश में कहां जाते थे? भारत के कुछ फेमस स्टेट्स जो मतलब जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु एंड ऑल, राइट? ओके, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्त, यहां पर जो ये लोग जाते थे तो इनका जो राशन कार्ड है, आपको पता है माइग्रेंट लेबर्स हैं, तो ये कहां से अफोर्ड करेंगे कि बाजार में जाकर इतना महंगा राशन खरीद सके? तो क्या होता है, ये राशन कार्ड बनवाते हैं, और आपको पता है जिसका राशन कार्ड होता है उसमें कुछ बीपीएल भी होते हैं और नॉर्मल राशन कार्ड्स भी होते हैं, जिनको बाजार के जो दाम होते हैं अनाज के, उससे काफी कम दाम पर सरकार प्रोवाइड कराती है राशन, सब्सिडी देती है बेसिकली। तो ये जो सब्सिडी है ये एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरे को एक बात बताओ दोस्त, मान लीजिए कि घर का मुखिया मतलब एक व्यक्ति, आदमी जो है वो अपने परिवार को बिहार यूपी में ही छोड़कर वो निकल गया काम की तलाश में, कहां? महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में उसके पास राशन कार्ड नहीं है, जबकि राशन कार्ड में उसका नाम लिखा हुआ है बिहार यूपी में, लेकिन उसको राशन नहीं मिलेगा बिहार यूपी में। और यदि मिल भी रहा है तो कहां मिल रहा है? बिहार यूपी में मिल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त वो तो महाराष्ट्र में काम करने आया है, तो उसको महाराष्ट्र में तो आम दुकान से खरीदनी पड़ेगी बाहर से, और वो राशन महंगा है।
तो अब क्या हो, इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि ये राशन कार्ड जो बिहार यूपी में ही रह गया और उसका लाभ वो महाराष्ट्र में नहीं उठा पा रहा राशन लेने के लिए, तो गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव रखा है, पिछले कुछ समय से आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत चर्चित है कि पूरे देश में एक ही राशन कार्ड होना चाहिए, जिसको लिंक करने की बात किससे चल रही है, आपके आधार कार्ड से, ताकि आप कहीं भी किसी भी स्टेट में बेतहाशा काम करने जाएं, निश्चिंत रहें, आप अपने राशन कार्ड से फायदा उठा सकते हैं सब्सिडी वाले राशन का जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो याद रहे, इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा खर्च होगा, और ये जो पैसा खर्च होगा ये स्टेट गवर्नमेंट इसी 5% का जो कर्ज लिया है ना आपने, जो आपको सरकार ने है पावर बढ़ाई है आपकी कि आप 3% से बढ़ाकर 5% मार्केट से बोरो कर सकते हैं, इसमें से 1% ना इस स्कीम को लागू करने के लिए किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा यहां पर बहुत अच्छी है। क्या है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं, एक शांत वो एक क्या कहते हैं एनकरेजमेंट दे रहे हैं कि इस 1% में से आप इन चीजों पे खर्च करो, इन चीजों पे खर्च करोगे तभी आपकी लिमिट 3% से बढ़ाई जाएगी 5% कर्ज लेने के लिए। याद रखना, आपको तब तक कर्जा नहीं लेने दिया जाएगा जब तक आप इस 5% में से 1% इन कामों में ना लगाओ। तो ये तो इंसेंटिव देने की बात हो गई ना कि आप ये करो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ठीक है। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट क्या होंगी, प्रोत्साहित होंगी काम करने के लिए। दूसरा क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दोस्तों आपको पता है कि कोविड काल में चाइना जैसे देशों को, जो कि पूरे वर्ल्ड का कहते हैं फैक्ट्री था एक, जहां पर बहुत सारी कंपनीज थी और वो लिंक थी आपस में एक दूसरे से, वो छोड़ छोड़ के अब चाइना को निकलकर कहीं वियतनाम जा रही हैं, कुछ फिलीपींस जा रही हैं, कुछ इंडिया आ रही हैं, है ना। तो दोस्तों एक बात बताओ, यदि आपको अपने देश में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है तो बिजनेसमैन को बढ़ावा देना होगा, बिजनेसेस को बढ़ावा देना होगा। लेकिन बिजनेस आपके यहां तभी आएंगी जब बिजनेस का स्कोप ज्यादा हो, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, आपको एक ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। और वो ग्राउंड कब तैयार होगा, जब आपके देश में लाल फीताशाही कम होगी। आपने अक्सर सुना होगा रेड टेपिज्म की एक बीमारी है इंडिया में, जहां पर जो सरकारी नौकर हैं वो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को लाइसेंस देने के लिए, एक पर्टिकुलर बिजनेस का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, है ना, कितने महीने लगा देते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, यदि कोई बिजनेस करने इंडिया में आए और उसको अलग अलग पहले एक जगह डॉक्यूमेंट हुआ, फिर वो बोलेगा अब इनके पास जाइए, फिर वहां हुआ, फिर बोलेगा इनके पास जाइए, 10 दरवाजों को खटखटाने के बाद यदि उसका बिजनेस शुरू होता भी है, फिर उसको लाइसेंस में भी दिक्कत, फिर करप्शन की दिक्कत, इसे ही बोलते हैं दोस्तों लाल फीताशाही। इसका मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, उसमें जो ऑफिसर्स हैं मेरे दोस्त, वो ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, वो रिश्वत ले रहे हैं, वो देरी कर रहे हैं बिजनेस को स्वीकार्यता देने में। तो इससे बिजनेसमैन आकर्षित नहीं होगा। और यदि आपको बिजनेस आकर्षित करना है तो कुछ स्कीम्स द्वारा खर्चा कीजिए और कोशिश कीजिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए, मतलब एक बार में लाइसेंस मिल जाए, एक बार में रजिस्ट्रेशन हो जाए, एक बार में स्वीकृति मिल जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। तो बिजनेस को थोड़ा आसान कीजिए। इसको आसान करने के लिए जो खर्चे होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, वो प्लीज इस 1% में से कीजिए, तभी आपका कर्ज जो है हम 3% से बढ़ाकर कितना करेंगे, 5% करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों आपको पता होगा आज भी भारत के हर गांव में बिजली नहीं पहुंचती, और कहीं यदि पहुंच भी रही है तो 24 घंटे में से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे मैक्सिमम। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप जो हमसे कर्जा आप जो मार्केट से कर्जा ले रहे हैं, इसका 1% कर्जा, इस 5 में से एक हिस्सा जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को गांवों तक पहुंचाने में लगाइए, ताकि लोगों को पावर लंबे समय तक मिल सके। क्योंकि देखो दोस्तों, आज की डेट में डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। यदि घर घर तक बिजली पहुंचेगी तभी तो डेवलपमेंट होगी। क्लियर है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, अर्बन लोकल बॉडी के रेवेन्यू। आपको पता है अर्बन लोकल बॉडी बोले तो म्यूनिसिपैलिटी जो होती है, तो म्यूनिसिपैलिटीज के जो रेवेन्यू आते हैं उनको बढ़ाने के लिए अलग अलग कोशिशें कीजिए, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस लेकर आइए, स्कीम्स लेकर आइए, और उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में जो पैसा खर्च हो वो इस 1% में से यूज कीजिए। इसका मतलब मेरे दोस्त, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला है कि यदि आपको अपनी लिमिट पर जो आपकी बोरोइंग लिमिट है, कर्जा लेने की लिमिट, यदि उसे 3% से बढ़ाकर 5% करना है तो आपको उसमें से एक हिस्सा इस पर खर्च करना होगा। तो दोस्तों इससे किसका फायदा हुआ फाइनली, देखो कर्जे के ही आड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, विकास करवा दिया आपके स्टेट के लोगों का, ठीक है। क्योंकि स्टेट का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉलिसी से मैंने क्या बोला, इंसेंटिव की तरह काम करते हैं। कहते हैं ना बच्चे को, बेटा एबीसीडी सुनाओ तब जाके मैं टॉफी दूंगा, तो वही वाली बात हो गई। स्टेट्स को बोला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपको टॉफी मिलेगी, लेकिन आप ये काम करो पहले,
है ना, आपको कर्जा ज्यादा लेने का हम अधिकार दे रहे हैं, आप बोलोगे सर ये तो कर्जे की बात हो रही है, इसमें क्या फायदा। अरे भैया, कर्जा ज्यादा लेने से स्ट्रेस किसके ऊपर पड़ता है, एक बात बताओ, स्ट्रेस किस पे पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे पड़ेगा अंततः। मान लो आपकी स्टेट यदि नहीं चुका पाई ये लोन, तो फाइनली स्टेट गवर्नमेंट के लोन को चुकाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देश की बात है, समझे भाई, देश हित की बात है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट फूक फूक कर, है ना, ये जो लिमिट है ना ये बढ़ाती है, कई स्टेट्स का मिसयूज ना कर लें। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको क्या बोला, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेट करो कि ये जो कर्जा आप ले भी रहे हो ना, ये सही कामों में लगाओगे, वरना खर्च कर दोगे, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ कि जो भारत के 28 राज्य हैं उसमें से 23 राज्यों ने 3% से आगे की लिमिट में कितना बोरोइंग एक्स्ट्रा किया है, 1.06। ये 3% में इंक्लूडेड नहीं है, 3% के अलावा जो गवर्नमेंट ने बोला ना 5% तक कर सकते हो, तो 3% के अलावा 23 राज्यों ने अभी तक मार्केट से कुल मिलाकर 1.06 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा बोरोइंग की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एफआरबीएम एक्ट के बारे में मैंने जो चर्चा की उसके बारे में देख लेते हैं कुछ। तो एफआरबीएम एक्ट को कब लाया गया, 2003 में, और ये क्या है बताता है, ये सेट करता है गवर्नमेंट का टारगेट फिस्कल डेफिसिट का, कि गवर्नमेंट इससे ज्यादा डेफिसिट नहीं कर सकती। मतलब यदि मेरी कमाई 100 रुपए की है तो डेफिसिट मतलब होता है अंतर, किसके बीच में, कमाई और खर्चे के बीच में। तो यदि मेरी कमाई 100 रुपए है तो मैक्सिमम खर्चा जो सेंट्रल लेवल पे हो सकता है वो मैंने कितना बताया दोस्त, 3.3% का टारगेट सेट किया गया था। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है ना, कि 3.3% का टारगेट था किसके लिए, सेंटर के लिए। यह टारगेट सेंटर के लिए था कि आप ना इससे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं कर सकते। लेकिन कोविड के चलते दोस्तों हालत इतनी खराब हो गई कि सन 2020-21 का जो साल गुजरा उसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट 9% से ज्यादा था, 9% प्लस था। और जो टारगेट सेट किया गया है 21-22 के लिए मेरे दोस्त, वो कितना 6.8। उन्होंने बोला कि हमारे इतना फिस्कल डेफिसिट देखो हम कम कर लेंगे, मतलब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और हमारा 2025-26 तक ये कितना हो जाएगा, 4.5% फिस्कल डेफिसिट। तो कोशिश की जा रही है, सुधार किए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जो बोरोइंग पावर है स्टेट और सेंटर की, उसमें कुछ अंतर देख लेते हैं, आइए। तो देखिए स्टेट और सेंटर दोनों बोरो कर सकते हैं। कौन, संविधान के कौन से आर्टिकल में पावर मिलती है दोनों को बोरो करने की, 292 में। किसमें मिलती है दोस्तों, 292 में। लेकिन सेंटर क्या बेतहाशा पैसा ले सकता है, यार वही बात हो गई। एक बात बताओ, सरकार कितने साल की होती है, मात्र 5 साल की। मान लो कि आप पैसा लेते रहे, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता गया। अरे भैया जब सेंटर और स्टेट में मंत्री पैसा लेंगे, है ना, जो पावर में गवर्नमेंट होगी पैसा लेगी, तो सारा कर्ज क्या गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है, नहीं, वो पूरे देश में बट रहा है वो कर्ज। आपको और मुझे वो कर्ज चुकाना पड़ेगा आगे जाके, ठीक है। इसीलिए कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बेतहाशा कर्ज ना ओढ़ दे, है ना, और अगली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ना पड़ जाए। अगली गवर्नमेंट का यदि कर्ज चुकाने का ही प्रेशर होगा तो वो डेवलपमेंट कैसे करेगी। इसके लिए एक क्या होता है, एक लिमिट लगाई जाती है, और वो लिमिट, वो चेक्स एंड बैलेंस कौन सेट करता है, सेंट्रल के केस में पार्लियामेंट और स्टेट के केस में उसकी विधानसभा, या फिर कह लो स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि कुछ जो 6 स्टेट्स हैं उसमें विधान परिषद भी है, और 6 स्टेट्स की चर्चा मैं पहले भी के भी लेक्चर्स में आपसे कर चुका हूं। कौन कौन सी हैं, कर्नाटका है, आपकी तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, आपका यूपी है और बिहार है, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स हैं जिसमें हमारे पास विधान परिषद भी है, ठीक है। तो वो सब मिलकर फैसला करेंगे कि एक लिमिट कैसे सेट की जाएगी, इस हद से ज्यादा आप बोरो नहीं कर सकते, क्लियर। तो लगाम लगाना दोस्तों बहुत जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन है कि सेंटर कहां से बोरो कर सकता है, सेंटर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब विदेश से भी ले सकता है, अपने देश से भी के लोगों से भी, अपने देश के इंस्टीट्यूशन से भी पैसा बोरो सेंट्रल लेवल पे कर सकती है सरकार। लेकिन स्टेट सरकार की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ अपने देश से ही पैसा उधार ले सकती है, उसको विदेश से पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, सेंटर यदि आप विदेश से पैसा किसी क्रिटिकल कंडीशन में लेना भी चाहते हैं, बात समझना, तो आपको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए। क्योंकि देखो कल को यदि आप लोन नहीं चुका पाए तो वो लोन किसको चुकाना पड़ेगा, सेंटर को। सेंटर तो बोलेगी कि आपने तो हमसे पूछा ही नहीं था लोन लेने से पहले। इसीलिए जो स्टेट है ना, यदि उसको मान लो बाहर से, वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं ले सकती वो फॉरेन से लोन, लेकिन मान लो यदि वो फॉरेन से लोन लेना चाहती भी है तो उसको सेंटर की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं।
बाकी कोई भी और भी रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, सेंटर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सेंटर तो तोप है, ठीक है, लेकिन स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है ना। तो देखो, आपको पता है जब आप बैंक लोन लेने जाते हो तो बैंक क्या बोलता है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मेरा लोन चुकाएंगे? क्या आपके पास कुछ गिरवी रखने को है सिक्योरिटी के फॉर्म में, है ना, ताकि बैंक ये निश्चिंत हो जाए कि कल को यदि आप लोन नहीं चुका पाते तो आपका गिरवी रखा हुआ सामान मार्केट में कल को वो बैंक बेच देगी, नीलाम कर देगी और उससे पैसा वसूल करेगी आपके कर्जे का, है ना, सुना होगा आपने। इसी तरीके से स्टेट के ऊपर लगाम लगाने के लिए कि वो हद से ज्यादा बोरो ना करे, इसके लिए स्टेट जब बोरो करती है ना तो आपको पता होगा एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, जैसे पूरे इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि, है ना, जहां पर लोग क्या कहते हैं, पूरे देश का जो पैसा होता है वो जमा होता है टैक्स वगैरह का, और उसी से खर्चे किए जाते हैं, सैलरी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, बाकी स्कीम्स में खर्चा किया जाता है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इंडिया का, उसी तरीके से हर स्टेट का अपनी जीडीपी जो होता है उसमें से जो टैक्स कलेक्शन होता है, अलग अलग जगहों से सोर्सेस से जो इनकम होती है उसको इसी में रखा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से। और देखो, जब सरकार बोरो करती है ना पैसा, तो सिक्योरिटी में रखना पड़ता है। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड से पैसा सिक्योरिटी में रखना पड़ता है कि कल को यदि स्टेट गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाती है अपने लोन को चुकाने में, तो वो पैसे की पूर्ति कहां से की जाएगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा फिर चुकाया जाएगा उस पर्टिकुलर कर्ज का, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो 292 हमने डिस्कस किया, 293 ठीक इसके बाद वाला जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है कि एक स्टेट जो है वो तब तक बोरो नहीं कर सकती, कभी कभी कुछ केस ऐसे हैं जिसमें स्टेट तब तक बोरो नहीं कर सकती जब तक वो सेंटर की अनुमति ना ले ले। सर ये कौन से केस हैं? वो ऐसे केस हैं, मैंने क्या बोला, यदि स्टेट कोई ऐसा लोन ले रही है जिसको ना चुकाने पर स्थिति ऐसी हो जाए कि भारत की बेइज्जती ना होने लग जाए, कहां पर? इंटरनेशनल लेवल पर, तो उस केस में यदि स्टेट लोन ले रही है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? कर्ज ना चुकाने के केस में सेंटर के ऊपर, तो उस केस में उसे सेंटर से अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे आपको अपने पिताजी से पूछना पड़ेगा कि पापा मेरे को यहां से कुछ पैसा लेना है, क्या मैं ले लूं? क्यों? क्योंकि पता है होना चाहिए ना आपके पापा को, कल को आप लोन ना चुका पाए तो बेइज्जती किसकी होगी? पापा की। इसलिए पापा को पता होना चाहिए आप कहां से क्या कर रहे हो। तो आपका ये फर्ज है कि आप पापा से पहले अनुमति लो, पूछो कि पापा मैं यहां से लोन ले रहा हूं क्योंकि कल को यदि लोन नहीं चुका पाए तो पापा को चुकाना होगा। इसी तरीके से स्टेट को जब कहीं ऐसी जगह से लोन लेना हो जहां पर लोन ना चुका पाने से स्टेट के ऊपर नहीं बल्कि पूरे इंडिया देश के ऊपर प्रेशर आए, वहां पर सेंटर से अनुमति लेना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। आइए यहां पर देखिए, सबसे पहली न्यूज है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये सारी न्यूज किससे रिलेटेड है? सेंटर स्टेट रिलेशन से। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, आपको पता है हमारे देश में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो किसी कारणवश या तो अपनी ज्योग्राफी के, मतलब वहां पर पहाड़ हैं, है ना, पठार हैं, पठार पे तो चलो रहना आसान है, पहाड़ बहुत ज्यादा है, माउंटेनियस रीजन है ना, या फिर कह लो डेजर्ट है, मतलब जहां पर नॉर्मल कंडीशंस रहने लायक नहीं है, नदियां कम है, नदियों के पानी से खेती कम होती है, या फिर इंडस्ट्री की कमी है, या फिर जो बॉर्डर पर स्टेट्स हैं, ठीक है। तो एक बार बताओ, ऐसे स्टेट्स चाह कर भी इतनी डेवलपमेंट नहीं कर पाते जितनी वो स्टेट्स करते हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, या फिर वो स्टेट्स जो अंदर तो हैं लेकिन वहां पर अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट आती है अलग अलग इंडस्ट्रीज की, है ना। तो दोस्तों, ऐसी स्टेट्स जिनको अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन, या फिर कह लो अपनी एग्रीकल्चरल कंडीशन, या फिर कह लो कि अपने बॉर्डर स्टेट्स होने के कारण वो लाभ नहीं मिल पाता कि वो कमाई कर सके अच्छी खासी, तो वहां के स्टेट्स की मदद करने के लिए सेंटर सामने आता है और वो कहता है कि हम अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा आपको देंगे आपकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप उस तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहे जैसे बाकी स्टेट कर रहे हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देना कुछ स्टेट्स को। आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसमें कुछ बातें देखना। स्पेशल असिस्टेंट मेजर मतलब कोई स्पेशल हेल्प करना, इस किसको दिया गया हाल ही में? आंध्र प्रदेश को, है ना। किसके चलते? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के चलते स्पेशल असिस्टेंट मेजर दिया गया है, किसको? आंध्र प्रदेश को। ओके सर, स्पेशल असिस्टेंट मेजर किसको प्रोवाइड किया जाता है? इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। मतलब मान लीजिए कि आंध्र सरकार ने कोई लोन लिया था, मैंने क्या बोला अभी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है आंध्र प्रदेश की, उसने कोई लोन लिया,
लेकिन किसी कारणवश वो लोन नहीं चुका पा रही, ठीक है, और कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैकेज निकालती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल असिस्टेंट मेजर। इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा उस लोन को और उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए जो आंध्र प्रदेश की सरकार ने बाहरी प्रोजेक्ट्स को करने के लिए लिया था, लेकिन चुकाने में देरी हो रही है या फिर चुका नहीं पा रही, तो सेंटर मदद को आएगी और उसे स्पेशल असिस्टेंट देगी, असिस्टेंस देगी। क्लियर है? तो ये लोन कब से कब तक लिया गया था, 2015-16 से 2019-20, मतलब इस 5 साल के दौरान स्टेट ने जो लोन लिया बाहरी प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, उसको यदि नहीं चुका पा रही तो उसी के लिए लोन दिया गया है सेंटर की तरफ से। एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया है, स्पेशल असिस्टेंट, किसके लिए, आंध्र प्रदेश के लिए। अब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ये पहली बार कब चर्चा में आया, 1969 में, ठीक है। इसमें देखो क्या हुआ, एक क्लासिफिकेशन की गई सेंटर द्वारा कि कुछ ऐसे स्टेट्स जिनको अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से या बॉर्डर की वजह से या एग्रीकल्चरल लैंड ऐसा नहीं है कि खेती वहां हो सके, या फिर इंडस्ट्री वहां पर नहीं बसी हुई है ना, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती उतनी, तो ऐसे स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए सेंटर ने उन्हें मदद देना शुरू किया। और ये जो मदद है ये सेंटर फाइनेंस के फॉर्म में देती है कि इतना परसेंट जो देश का खर्चा है, स्टेट का खर्चा है, वो हम अपनी तरफ से देंगे, ठीक है। तो 14th फाइनेंस कमीशन जो है, अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके चेयरमैन कौन है, श्री एनके सिंह जी, लेकिन जो 14th फाइनेंशियल कमीशन था, इसने रेस्ट्रिक्ट किया। अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि सेंटर बोलेगी लो बेइंतहाशा पैसा लो हमसे, ऐसे तो क्या होगा, वो स्टेट्स निठल्ले हो जाएंगे। मतलब एक तो वैसे ही उनकी कमाई कम है, दूसरा उनको लगेगा अरे क्या दिक्कत है, सेंटर तो मदद कर ही रही है ना पैसा देकर, तो आओ इस पैसे को उड़ाया जाए जरा। नहीं, रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। और ये रेस्ट्रिक्शन कौन देता है, ये कौन तय करेगा कि कितना पैसा दिया जाएगा स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के तहत, ये तय करती है फाइनेंस कमीशन। जैसे घर में आपके घर का बजट तैयार करने के लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बैठेगी कि तुम तय करो कि इस महीने का खर्चा कितना होगा, इसमें कितना मुझे देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है बेइंतहाशा पैसा दे दूं, है ना, ऐसे तो पैसा लुटा देगा फैशन। ऐसे तो आप अपनी वाइफ को यदि नहीं बताएंगे आपकी ये लिमिट है, तब तो शॉपिंग पे रोज जाने लग जाएंगी, क्योंकि आपको तो पता है एक प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करती है ना, लड़कों में नहीं, क्योंकि देखो लड़के उतना फैशन का शौक रखते हैं, लेकिन इन जनरल जो जनरली ज्यादातर लड़के होते हैं वो नॉर्मल अपना काम चला लेते हैं, लेकिन जो फैशन का मेन सेंस है, वैसे सेंस भी नहीं होता लड़कियों को, जो बात है फैशन का मेन सेंस है वो लड़कियों को है, उस सेंस का फायदा उठा के ही वो पैसा खर्च करते रहते हैं काफी। लेकिन एक लिमिट यदि आपने सेट कर दी तो काफी कंट्रोल में चीजें आ जाती हैं। और ये लिमिट कौन सेट करता है मेरे दोस्त, फाइनेंस कमीशन सेट करता है। कौन सेट करता है, फाइनेंस कमीशन। क्लियर? तो 14th फाइनेंस कमीशन ने यह बोला था कि स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस उन्हीं राज्यों को दिया जाएगा जो देश के उस हिस्से में है, जो देश के उस हिस्से में है जहां पर क्रिटिकल कंडीशन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, आपको पता है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, कितने हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 8 हैं। एक सिक्किम है और इसके अलावा हमारी 7 सिस्टर्स जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और क्या हो गया, तो 7 ये सिस्टर्स हैं। तो ये 7 सिस्टर्स और एक सिक्किम, ये 8 हैं। आपको पता है दोस्तों ये ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में है, ये ऐसे पर्टिकुलर एरिया में है जिनको देश से आसानी से अलग किया जा सकता है। आपको पता है ना, यहां से ये बाकी देश से कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर कॉरिडोर से। यहां आपका बांग्लादेश है, ये आपका बांग्लादेश है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हो ना, ये बंगाल से जुड़ा हुआ जो पर्टिकुलर एरिया है, ये है चिकन नेक। क्योंकि ये ना चिकन मतलब मुर्गी की गर्दन की तरह पतला है। मतलब ये इतना बड़ा भारत का एरिया, भारत के मेन लैंड से बहुत ही पतली कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। इसी को फर्दर एनहांस करने के लिए हमने कोलकाता से, आपको पता है कोलकाता से लेकर कलादान प्रोजेक्ट जो म्यांमार को लिंक करेगा, म्यांमार जहां पर म्यांमार है इसको लिंक करेगा और फाइनली हमारे देश में मणिपुर में एंटर करेगा। तो कलादान है ना, मल्टी मॉडल रिवर प्रोजेक्ट हमने जो बनाया है ना, तो इसीलिए कनेक्ट किया ताकि हमें एक दूसरा रास्ता भी मिल जाए, ठीक है, ताकि हम इस एरिया की डेवलपमेंट कर सके। और आपने देखा होगा दोस्तों गत वर्षों में, पिछले 5-6 सालों में बहुत डेवलपमेंट की गई है नॉर्थ ईस्ट की, है ना, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। मणिपुर में पहली बार मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों पहुंचाई गई है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि रेल सेवाओं को जन साधारण तक पहुंचाया जाए ताकि उन लोगों का भी प्रॉपर विकास हो सके
उन लोगों को भी इंडिया के मेन लैंड के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जा सके, जो पिछले कुछ सालों से हम नहीं कर पाए। ठीक है, एक छोटी सी कोशिश है। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने यह बोला था कि क्योंकि ये ऐसे क्रिटिकल एरिया में है जो हमारी देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है यदि इनकी डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि चाइना के नजदीक हैं, इधर बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, इधर म्यांमार से घिरे हुए हैं, और इसमें कुछ गुट ऐसे भी हैं जो आज भी अपने स्टेट को अलग करना चाहते हैं भारत से, जैसे नागालैंड में है, आसाम में कुछ ऐसे वायलेंट ग्रुप्स हैं, है ना, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो इसीलिए यह इस एरिया में विकास करना बहुत जरूरी है, इनका देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए फाइनेंस कमीशन ने, 14th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो सिर्फ ऐसे ही राज्यों को मिलना चाहिए जिन पर ये प्रॉब्लम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट या फिर 3 हिली स्टेट्स। हिल्स में कौन कौन सी स्टेट है? हिमाचल है, उत्तराखंड है और आपका लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर है। क्लियर है दोस्तों? तो हिली स्टेट्स में बोला गया क्योंकि ये क्या है, बॉर्डर एरियाज है, चाइना को बॉर्डर करती है। तो मेरे दोस्तों कुछ और राज्य ऐसे हैं जो बोलने लग गए कि सिर्फ इनको क्यों, हमें भी दो, हमारी भी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, हमारे यहां भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, हमारे यहां भी बाढ़ आ जाती है, जैसे बिहार है, बिहार ने भी ये मांग की थी, उड़ीसा ने भी ये मांग की थी, क्योंकि उड़ीसा में अक्सर साइक्लोन के कारण क्या होती है, तबाही आती है। यार ऐसे तो फिर हर जगह, ऐसे तो कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, ऐसे तो हर राज्य मांग करने लग जाएगा स्पेशल कैटेगरी की, और स्पेशल कैटेगरी की मांग करेगा तो हर राज्य को यदि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा अलॉट करने लग गई ऐसे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देश के विकास के लिए क्या बचेगा? फिर मैं और आप बैठकर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, क्योंकि आपको अंदर की बात ही नहीं पता है कि पैसा कहां जा रहा है, स्टेट्स के अंदर चला जा रहा है, वो तो फ्री में दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए। तो सारे स्टेट्स को ऐसे नहीं दे सकते हम। स्पेशल कैटेगरी एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, ये सबको नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अंडर HCS सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पूरे स्टेट का खर्चा उठाती है। माय गॉड, मुंह में पानी आ रहा होगा, आपके नहीं, राज्य सरकारों के मुंह में पानी आ रहा है क्या देखकर कि यार यदि स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस किसी तरीके से मिल गया, मजा आ जाएगा। 90% खर्चा कौन उठाएगी? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। आप बोलोगे हम अपना पैसा फिर 10% में ही लगाएंगे, है ना, और घूस खाएंगे, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही स्टेटस नहीं दे सकती किसी को भी। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखो आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट 2 स्कीम लॉन्च करती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका पूरा खर्चा कौन उठाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। 100% खर्चा इसका सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। जबकि एक स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है। मतलब कुछ पैसे का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ खर्चा कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर सेंटर आपकी मदद कर रही है। आप ये जो खर्चा था ना, ये एक्चुअल में स्टेट का काम था करने का, लेकिन क्योंकि स्टेट से नहीं हो पा रहा था तो सेंटर मदद करने को आई। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सेंटर मदद करती है 90% और स्टेट देता है 10%। कुछ स्टेट ऐसी है जहां सेंटर मदद करता है 60%, स्टेट देती है 40%, और बाकी जो स्टेट्स होती हैं उनमें 50-50% चलता है स्टेट, और बाकी नॉर्मल स्टेट्स जिनकी कंडीशन फिर भी ठीक है वहां 50-50% चलता है। तो दोस्तों इस तरीके से 3 कैटेगरी है। यूजुअली ये देखा गया है नॉर्थ ईस्ट में और हिली स्टेट्स में, ये देखा गया है उनमें जो एक्चुअल में हिली स्टेट्स में आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह, पंजाब वगैरह का इलाका हो गया, वहां आती हैं। ठीक है, और ये जो है ये आपकी नॉर्मल अदर स्टेट्स में आती है। ये उन स्टेट्स में भी हो सकता है आपातकाल की स्थिति में, जैसे बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, तो ऐसे स्कीम लॉन्च की जा सकती है उस केस में। इसे बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां पर सेंट्रल का 100% रोल ना होकर, है ना, एक साथ देने का रोल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अनस्पेंट मनी, मान लो जो सेंटर ने पैसा दिया किसको? स्टेट को, उसमें से कुछ पैसा खर्च नहीं हो पाया, तो जो अनस्पेंट मनी है वो लैप्स नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पैसा खर्च नहीं कर पाए आप 1 साल में वो सेंटर वापस मांग लेगी, नहीं, उस पैसे को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मतलब यदि 100 रुपए आपको सेंटर ने दिए और 100 में से आप सिर्फ 90 रुपए खर्च कर पाए उस साल, तो 10 रुपए ये ट्रांसफर हो जाएंगे अगले साल। मतलब अगले साल सेंटर आपको ये बोलेगा कि ये 10 रुपए है ना आपके पास सेंटर के पहले के, तो अब मैं आपको इस साल सिर्फ 90 रुपए दूंगा, क्योंकि सेंटर हर साल कितनी दे रही है? 100 रुपए। तो 100 रुपए दिए, आपने खर्चा सिर्फ 90 किया, 10 रुपए बच गए, तो अगले साल सेंटर आपको 100 रुपए नहीं देगी, 90 रुपए देगी, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होता है पैसा।
ठीक है, तो हर साल उतना ही पैसा मिलना चाहिए आपको, तो इसमें कैरी फॉरवर्ड इंक्लूड हो जाता है। जैसे आपका रिचार्ज नेट का होता है ना, तो आपने सुना होगा कुछ केस में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यदि आप नेट यूज नहीं करते तो उसका डाटा आगे चला जाता है, लैप्स नहीं होता, उसी तरीके से। नेक्स्ट, स्टेट्स विद एचसीएस, ये जिन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है किससे, कस्टम ड्यूटी से। मतलब उस स्टेट में कोई भी सामान जो हमारे इंडिया की बॉर्डर से क्रॉस होकर आ रहा है वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता, उस स्टेट में आने वाले सामान को कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ता है उस स्टेट को। कॉर्पोरेट टैक्स, उस स्टेट में जो बिजनेस आएंगे, जो इन्वेस्टमेंट आई उस स्टेट में, उनको कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, और बाकी टैक्सेस में भी छूट दी जाती है। कितनी अच्छी चीज है ना, यदि आपको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिल जाए। इसलिए हर स्टेट तो कोशिश करती है कि उसको भी ये स्टेटस मिले, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। ये हमारा पार्ट नंबर 8 था हमारी लेक्चर सीरीज का, ठीक है। हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें एक पार्ट और आएगा, पार्ट नंबर 9, उसके बाद ये थर्ड टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा, और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बोले तो जुडिशरी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है दोस्तों, करीब करीब हमें 20 पार्ट्स लगेंगे पॉलिटी का पूरा PT 365 पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करने में, ठीक है। तो आप लोग मेरा यदि साथ दें तो ये लेक्चर सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू होगी, और कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़े, है ना। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि ये सिर्फ IAS नहीं बल्कि PCS एग्जाम्स और भी अदर एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि इनके अंदर जो बारीकी जानकारियां होती हैं ये आपको बेनिफिट करेंगी हर एग्जाम में, कोई भी GS का एग्जाम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, और आगे हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे जितनी भी PT 365 में आएंगी। हमारे साथ ऐसे ही देते रहिए। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।